नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको कंपनी एक्ट से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे, यानी कि कंपनी से जुड़े नियम कानून की बातों से आपको अवगत कराएंगे। भारत में कंपनी चलाने के लिए कई तरह के नियम कानून हैं, क्योंकि कंपनी का हित जनता या निवेशकों से भी जुड़ा रहता है। इसलिए कंपनी के कामकाज को नियम कानून के दायरे में रखने की बेहद जरूरत है। इसी मकसद से कंपनी एक्ट बनाया गया है और तमाम नियम कानूनों को समायोजित किया गया है। इस कानून में केंद्र सरकार को कंपनियों के मैनेजमेंट और कामकाज को सुचारू करने की जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी अधिनियम में कंपनी के संगठनात्मक, वित्तीय, प्रबंधकीय और सभी संगत पहलुओं से संबंधित क्रिया विधियां भी है। निदेशकों और प्रबंधक की शक्तियों और जिम्मेदारियां, पूंजी जुटाने पर नियम जैसे पहलू शामिल हैं। ये तो थी कुछ कंपनी से जुड़ी, कंपनी अधिनियम से जुड़ी बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुंजन कुमार जी। अगर आपका कंपनी अधिनियम से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 012061279337। इसके अलावा एक और अन्य नंबर है 012061279338। नंबर पे कॉल करके आप कंपनी एक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ आज के खास मेहमान गुंजन जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है गुंजन जी कार्यक्रम में आपका। जैसे हमने कार्यक्रम में शुरुआत की, आज कंपनी एक्ट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे, जिस कंपनी एक्ट की हम बात कर रहे हैं, आखिरकार उस कंपनी एक्ट को बनाया क्यों गया है, इसकी आवश्यकता कानून में क्यों पड़ी? नमस्कार जारा जी। देखिए, ये एक्ट जो बनाया है ये कंपनी के रेगुलेशन के लिए, ये एक कॉर्पोरेट रेगुलेशन के लिए बनाया गया। मतलब ये है कि कंपनी जो है ये एक जुरिस्डिक्ट पर्सन होता है, यानी इसका एक अस्तित्व होता है जो व्यक्ति से अलग होता है। जो व्यक्ति उसके डायरेक्टर होते हैं या जो व्यक्ति उसके शेयर होल्डर या मेंबर होते हैं, उनसे अलग उसका एक अलग व्यक्तित्व होता है। वो एक कानूनी, उसकी एक अपनी अलग पहचान होती है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टीज ले सकती है, कंपनी के नाम से केसेस फाइल हो सकते हैं या कंपनी किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब कंपनी एक जुरिस्डिक्ट पर्सन, एक कानूनी उसका अस्तित्व जब आता है, तो उसको रेगुलेट करना कि वो कैसे उसका अस्तित्व आएगा, किस तरीके से उसके रोजमर्रा के कार्य देखे जाएंगे, कैसे उसके शेयर्स का बंटवारा होगा या शेयर सब्सक्राइब होंगे, किस तरीके से उसका रोजमर्रा का कार्य चलेगा, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से चलेगा, बोर्ड क्या होते हैं, कैसे वो लोन ले सकता है, किसी को वो लोन दे सकता है या नहीं दे सकता। ये जो हर तरह के पहलू होते हैं, जो एक तरह के उसके जो अस्तित्व में आने से लेके उसके जाने तक, यानी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेके उसके वाइंडिंग अप के बीच में जो कुछ भी उस कंपनी के द्वारा किया जाता है या जैसे वो बनती है और जैसे वाइंड अप होती है, हर चीज को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके बीच में जो भी कार्य करता है उससे एक रेगुलेशन है। तो कंपनी चूंकि एक लॉ के तहत उस अस्तित्व में आता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि उसको एक उसके लिए अलग से एक्ट बनाए गए, कानून बनाए गए, इसको कंपनीज एक्ट कहते हैं। पहले 1956 का था, फिर अब उसमें अमेंडमेंट हो गया, नया एक्ट आ गया और 2013 में एक नया अमेंडेड कंपनीज एक्ट आ गया है। तो ये कंपनी के कॉर्पोरेट रेगुलेशन के लिए बनाया गया, जिसमें कंपनी का बनना, उसका चलना, उसके डायरेक्टर्स, उसके शेयर्स, उसके मेमोरेंडम, उसके आर्टिकल्स, उसके जो बाकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज का उसके अंदर प्रावधान किया गया है। वो कैसे होगा और अगर वो नहीं होगा तो कंपनी के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी आ सकती है, हर चीज का प्रावधान किया गया है। तो ये कॉर्पोरेट एक रेगुलेशन के लिए कंपनीज एक्ट को लाना आवश्यक हो गया था, क्योंकि एक अलग जुरिस्डिक्ट पर्सन हो जाता है। ठीक है। अब गुंजन जी, 1 पर्सन कंपनी की अगर हम बात करें तो 1 पर्सन कंपनी क्या होती है और इसे बनाया कैसे जाता है? देखिए, 1 पर्सन कंपनी एक नया कॉन्सेप्ट है जो 2013 के एक्ट के अंतर्गत आया गया। उसके पहले 1 पर्सन कंपनी नहीं हुआ करती। तो 1 पर्सन कंपनी अगर मैं कहूँ तो उसका अर्थ जो है उसके शब्द से ही निकलता है कि वो एक आदमी है, यानी उसके सिर्फ एक डायरेक्टर होते हैं और एक शेयर होल्डर होता है। 1 पर्सन कंपनी जो नॉर्मल कंपनी हम समझते हैं, इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए या अधिकतम 15 डायरेक्टर्स होते हैं, उससे अलग होता है। ये एक व्यक्ति उसको खड़ा करता है। जैसे पहले प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हुआ करती थी, तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का किसी तरह का जो रजिस्ट्रेशन है उसका प्रावधान नहीं था। तो ये एक गैप होता था, क्योंकि कंपनीज हो गए, पार्टनरशिप हो गया,
लेकिन प्रोप्राइटरशिप का कोई एक प्रोविजन नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था। तो और प्रोप्राइटर के साथ उसकी लायबिलिटीज और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्वेश्चन होता था जी। तो उस गैप को पूरा करने के लिए ये जब 2013 में नया एक्ट बना तो एक 1% कंपनी की बात आ गई, जिसमें एक व्यक्ति अपनी कंपनी खड़ी करता है, वही शेयर होल्डर होता है, वही डायरेक्टर होता है, और चूंकि वो इकलौता होता है, उसके पास निर्णय लेने की बहुत सारी क्षमता होती है, उसे किसी से ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना होता। लेकिन साथ ही साथ कंपनी की जो बाकी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वक्त पे उसने अपना बैलेंस शीट फाइल करना है, इस तरह की जो चीजें ऑब्लिगेशन आती है कंपनी के ऊपर अंतर कंपनीज एक्ट के अंदर, वो उसको पूरा करना होता है, जिससे कि जो जो दूसरे व्यक्ति हैं उस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, उनकी भी सहूलियत बनी रहती है, उनके भी पैसों की सुरक्षा बनी रहती है। तो 1% कंपनी एक वो कंपनी है जहाँ पे एक सिंगल डायरेक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड 1% कंपनी। बिल्कुल, 1% कंपनी। अब अगर हम अनलिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं तो क्या उसमें भिन्नता है? अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है? देखिए, जैसा मैंने बताया, कंपनी के जो है ना बेसिकली 3 प्रकार हो जाते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और फिर 1% कंपनी। अब ये जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी होती है, ये 2 तरह की होती है, लिमिटेड कंपनी एंड अनलिमिटेड कंपनी। दोनों कंपनी जो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ये दोनों लिमिटेड भी हो सकती हैं और अनलिमिटेड भी होती हैं जी। जब वो लिमिटेड होती हैं तो उनको लिमिटेड लिखा जाता है, पब्लिक कंपनी के आगे लिमिटेड लिखा जाता है, सिर्फ लिमिटेड, तो पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखते, सिर्फ लिमिटेड लिखते हैं। और प्राइवेट कंपनी अगर लिमिटेड होती है तो उसे प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है। तो जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड या XYZ लिमिटेड कंपनी, तो वो पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड होगी। इसमें जो लिमिटेड होती है उनके 2 तरह की चीज होती है, या तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है या वो लिमिटेड बाय गारंटीज होती है। तो शेयर का मतलब ये हो गया कि जो उसके शेयर होल्डर हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी जो लायबिलिटी है कंपनी के बंद होने की स्थिति में, उनके शेयर की अनपेड अमाउंट तक की लाभ होती है। तो उनके जो व्यक्तिगत उनके अपने भी जो अपनी प्रॉपर्टीज है या जो उनकी इनकम है, उसके ऊपर उसका असर नहीं पड़ता। कंपनी अगर बंद होती है और उसकी कोई देनदारी उस वक्त होती है तो लिमिटेड कंपनी के अंदर आप उस शेयर होल्डर के सिर्फ उसके शेयर होल्डिंग की लिमिटेशन तक ही आप उससे रिकवरी कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, अनलेस की उसने कोई पर्सनल गारंटी दे रखी हो। इसी तरीके से जो लिमिटेड होता है, लिमिटेड बाय गारंटी, तो उसमें गारंटी अमाउंट होता है जो उस शेयर से अलग होता है। उस गारंटी अमाउंट तक ही आप उसकी लायबिलिटी सिद्ध कर सकते हैं या उसकी रिकवरी कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। जो अनलिमिटेड कंपनी होती है इसके अलावा, उसके अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता। उन्हें अपनी इनकम और अपनी प्रॉपर्टीज से जब कंपनी बंद हो रही होती है तो उसकी कोई जो देनदारी होती है उसको पूरा करना होता है एज पर देयर ओन शेयर। तो उसके अंदर उनकी कोई लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी नहीं होती। ये मुख्य डिफरेंस है लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी के अंदर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो उसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, वो कानून में प्रावधान है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सामने लिमिटेड लिखा जाता है, ये भी कानून का प्रावधान है। अगर वो नहीं लिखा है तो आप ये मान के चलते हैं कि ये कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, और उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी वो किसी भी तरह लिमिट नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में जब कंपनी बंद होती है तो उन्हें अपने इनकम और अपनी प्रॉपर्टीज से उसकी लायबिलिटी को पूरा करना पड़ता है। बिल्कुल। अब गुंजन जी, अगर हम CSR की बात करें तो उसकी जरूरत क्या होती है, क्या ये जरूरी है, और क्या इससे जो कर की बचत है वो भी हो पाती है? देखिए, CSR एक वापस से एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 2013 के अंतर्गत लाया गया। इस CSR का जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 2013 से पहले भी एक माना जाता था कि एक जो कंपनी है जो इनकम अर्न करती है अपने व्यक्ति जो वित्तीय कार्यों से, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की तरफ की जो उनके बेनिफिट के लिए कोई कार्य करे। तो 2013 के बाद उन्होंने एक नया प्रावधान लगाया। 2013 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट डाला कि ये एक मैंडेटरी प्रोविजन हो गया। जो पहले एक उनके अपने ऊपर निर्भर करता था, उस निर्भरता को हटा के सरकार ने उसको एक मैंडेटरी प्रोविजन में कन्वर्ट कर दिया कि एक कंपनी जिसकी जो नेट प्रॉफिट है या तो वो 5 करोड़ से ऊपर हो या 1000 करोड़ का टर्नओवर हो या 500 करोड़ का नेटवर्थ हो, ऐसी कंपनी को अपना एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना उसके लिए एक आवश्यक कार्य हो जाता है। उसे ये बनाना पड़ता है। उसका एक बोर्ड होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसके 3 मेंबर होते हैं, कम से कम 2 डायरेक्टर और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, और उन्हें शेड्यूल 7 के अंतर्गत जो भी कार्य उसमें निर्धारित किए गए उनमें से कोई भी एक कार्य लेके उनको चलना पड़ता है।
इसका काम होता है जो कंपनी को सोसाइटी को वापस देना। जो कंपनी है जो सोसाइटी से इनकम अर्न करती है वो अपने नेट प्रॉफिट का 2%, 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% उसे सोसाइटी को वापस करना होता है बाय वे ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी इसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस सोसाइटी से उसने पैसे लिए उस सोसाइटी को वो वापस करे। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कई तरह की होती हैं, जो अमूमन जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ रहा है तो उससे रिलेटेड कोई भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या पब्लिक ये वर्क प्लेसेस में जेंडर इक्वालिटी की हो सकती है, और इस तरह की करीब 10-12 एक अलग अलग कैटेगरीज प्रोवाइड करी गई हैं शेड्यूल 7 के अंतर्गत, जिनमें से कोई भी एक एक्टिविटी को लेकर के कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपनी जो उसकी ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करती है। ये ऑब्लिगेशन 2013 से पहले मैंडेटरी नहीं थी, अब 2013 के बाद ये मैंडेटरी हो गई। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैंडेटरी है, उन्हें फुलफिल करना पड़ता है 2% ऑफ देयर 3 years नेट प्रॉफिट। अब अगर हम मर्जर की बात करें तो मर्जर क्या होता है और उसमें किन मुख्य नियमों का पालन करना पड़ता है? देखिए, मर्जर जैसा कि नाम बताता है कि आप मर्ज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, 2 से अधिक जो एंटिटीज होती हैं वो आपस में मिलती हैं, एक एंटिटी रह जाती है और बाकी कंपनीज उसके का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने 3 कंपनी को लिया, कंपनी ए का नाम रह जाएगा, कंपनी ए अस्तित्व में रह जाएगी, कंपनी बी और सी का एक अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनका जो डिन नंबर है वो बंद कर दिया जाएगा और वो ए के अंतर्गत मर्ज हो जाती है। इसे हम मर्जर कहते हैं, यानी कंपनी 2 कंपनियों का एक कंपनी के अंदर विलय हो जाना, ये मर्जर है। इसके जो प्रोविजंस हैं ये कहते हैं इनको जब मर्जर होता है तो आपको परमिशन लेना पड़ता है एनसीएलटी से, जो हमारे जो अथॉरिटीज हैं उनसे परमिशन लेना पड़ता है। पहले ये हाईकोर्ट से हुआ करते थे, तो आपको वहां से परमिशन लेना पड़ता है कि आप एक कारण बताते हैं कि ये हमारी आपस में बन गई है, हमने एक अमेंडमेंट एग्रीमेंट कर दिया है जिसके अंतर्गत ए कंपनी के अस्तित्व रह जाएगा, बी और सी उसके अंदर मर्ज हो जाएंगी, एंड देन अ न्यू एंटिटी विल कम, मर्ज एंटिटी विल कम इनटू प्लेस। यहाँ नई एंटिटी खड़ी नहीं होती है, जो एक एंटिटी एग्जिस्टेंस में है वो रहती है और उसके साथ बाकी 2 या 3 या एक एंटिटी कोई भी जो होती है उसके साथ मर्ज कर जाती है। तो ये उसका प्रोविजन है। ये सेक्शन 164 वगैरह के आसपास मर्जर का प्रोविजन है, जिसमें उन्हें अपना एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। इसके अंदर ये देखना पड़ता है कि किसी भी तरह की जो लायबिलिटीज है, क्योंकि उनको अपने क्रेडिटर्स से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि जो कंपनीज मर्ज होती हैं तो उनकी लायबिलिटीज भी मर्ज होती हैं और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट, जो भी क्रेडिटर हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर हो या ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने होते हैं। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गुंजन जी आपसे आगे चर्चा करेंगे। कॉलर हमारे साथ गणेश राव जुड़े हुए हैं। गणेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं, क्या जानकारी लेना चाहते हैं, कहिए। मैं जानकारी ये लेना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी एक कंपनी है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में अपने काम बताती है, लेकिन जो हम यूनियन के लोग हैं इन्हें कोई जानकारी नहीं देती। तो उनकी क्या दायित्व नहीं है कि यूनियन को अपने कॉन्फिडेंस में लेके इस बात की जानकारी दे? देखिए, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जानकारी है ये पब्लिक नॉलेज है। अब ये जो ऑब्लिगेशन है ये यूनियन को लेकर नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है एक्ट के अंतर्गत। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ने उठानी होती है, बोर्ड उनके लिए ये तय करता है कि आपने ये काम करना है, ये पैसे खर्च करने हैं, और वो खर्च होने के बाद उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सरकार को दी जाती है। इसमें जो इसके एम्प्लॉय हैं या जो यूनियन है उनका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन हमारे एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई नहीं है। जो यूनियन है वो हमारी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज को देखती है कि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी जो कामगार है वहाँ काम कर रहा है, उसके इंटरेस्ट किसी भी तरीके से अगर कंपनी प्रोटेक्ट करने से अक्षम है तब तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके किसी भी अधिकार को अगर टच किया जा रहा है कंपनी के द्वारा तो आपके यूनियन को उसको कॉन्फिडेंस से लेना आवश्यक हो जाता है, बट इसके लिए यूनियन का प्रोविजन नहीं होता। गुंजन जी, अब बात अगर हम करें कंपनी के डायरेक्टर की, तो सबसे अहम उसकी भूमिका होती है और किसी भी कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर की आवश्यकता होती है। तो ये कंपनी का जो डायरेक्टर है उसकी भूमिका के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, और जो उसका चुनाव है यानी कि जो उसकी प्रक्रिया है वो कैसे होती है?
देखिए, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनकी भूमिका बड़ी अहम होती है। कंपनी जो काम करती है, जो एक्ट करती है, वो अपने डायरेक्टर्स के द्वारा करती है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और उसके अंदर जितने भी डायरेक्टर होते हैं, वो कंपनी की रोजमर्रा से जुड़ी हर तरह की जो निर्णय होते हैं उसको लेना उनका काम है, और उससे रोजमर्रा में जो भी लायबिलिटीज आती हैं उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कंपनी जो एक्ट करती है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू करती है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 डायरेक्टर होने चाहिए, और 1% कंपनी में 1 डायरेक्टर होता है। अधिकतम डायरेक्टर की संख्या 15 हो सकती है। ये एक बेसिक प्रोविजन। तो ये जो बोर्ड होता है इसका काम, ये जो डायरेक्टर्स होते हैं इनका काम होता है कंपनी की रोजमर्रा की जो भी एक्टिविटीज है, जो भी गतिविधियां हैं उनको देखना, उनको सुचारू रूप से चलाना, कंपनी के हर डिपार्टमेंट का ध्यान रखना, और कंपनी के लिए निर्णय लेना, और कंपनी को किसी भी तरह की जो उनके कंपनी के विरुद्ध कोई अगर एक्शन हो रहा है तो उसको बचाना, और कंपनी के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही को करना, ये कंपनी के डायरेक्टर का कार्य होता है। ये बड़े मोटे मोटे तौर पे मैंने बताया। मतलब अगर बहुत शॉर्टकट में मैं बताऊं तो ये कि कंपनी की हर डिसीजन वो सारे डायरेक्टर्स के ऊपर निहित होते हैं। अब इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो 2 चरण पे होता है। एक तो जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो फर्स्ट टाइम नॉमिनेट किए जाते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होगा इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, बट डायरेक्टर कौन नहीं होगा इसका प्रावधान है। तो कोई भी व्यक्ति जो उस सेक्शन 164 जो कि कहता है कि यह व्यक्ति डायरेक्टर नहीं हो सकते, उसके अंतर्गत अगर नहीं आता तो वो व्यक्ति डायरेक्टर बन सकता है। इसके अलावा उसमें कोई विशेष उसके अलग से कोई कंडीशंस नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहता है, जैसे भी आप डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, उससे आपको कंसेंट लेना पड़ता है कि हाँ, मैं आपकी कंपनी का डायरेक्टर बनना के लिए एग्रीड हूँ। और दूसरा, उस व्यक्ति के पास एक बिन नंबर होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थिति में, तो जो व्यक्ति शुरुआती शेयर सब्सक्राइबर्स होते हैं, अगर किसी डायरेक्टर का नाम नहीं दिया गया है तो उनमें से ही 2 व्यक्ति को आप डायरेक्टर मान लिया जाता है, और उनका नाम मेमोरेंडम के अंदर देना आवश्यक होता है। 1% कंपनी की स्थिति में अगर 1% शेयर होल्डर ने किसी और व्यक्ति को डायरेक्टर नहीं बनाया है तो जो व्यक्ति शेयर होल्डर है वो डायरेक्टर माना जाता है। इसके बाद जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने को रिजाइन भी कर सकते हैं, उनको हटाया भी जा सकता है, और किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्टर पे ज्वाइन कराया जाता है, जिसका निर्णय उनके बोर्ड के जनरल मीटिंग में लिया जाता है। तो जो बोर्ड की एक जनरल मीटिंग होती है उसमें डिसाइड होता है कि ये अमुक व्यक्ति एज ए डायरेक्टर ज्वाइन कर रहा है। उसकी क्वालिफिकेशंस के अंदर 2 चीज देखी जाएगी कि उसने अपना कंसेंट दे रखा है, और दूसरा उसके पास जिन नंबर है, तो उसे डायरेक्टर ज्वाइन करा दिया जाएगा। और अगर उसने हटना है तो वो अपना रेजिग्नेशन देगा। एक MR11 का फॉर्म होता है, वो ROC पे फाइल करेगा और वो डायरेक्टरशिप से हट जाएगा, जो कि उसके जनरल रेजोल्यूशन जनरल बोर्ड मीटिंग में रिकॉर्ड हो सकता है। गुंजन जी, ऐसे क्या अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भूमिका भी कुछ ऐसी होती है क्या, और इसका कैसे चुनाव होता है, और क्या महिला डायरेक्टर रखना भी अनिवार्य है? जैसे आपने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिक्र किया, तो क्या इसमें किसी फीमेल का होना भी उतना ही मैंडेटरी है? हाँ, देखिए, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक मोरल पुलिस की तरह मानता हूँ, जो उस कंपनी का मोरल पुलिस होता है। देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखना आवश्यक नहीं है जब तक कि उसकी CSR पॉलिसी की बात नहीं आती। तो CSR पॉलिसी का अर्थ हो गया कि 5 करोड़ से ऊपर की नेट प्रॉफिट हो गई, या नेटवर्थ 500 करोड़ का हो गया, या टर्नओवर 1000 करोड़ का हो, तो उसको CSR पॉलिसी उस पर एप्लीकेबल होती है, और तब उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना मैंडेटरी हो जाता है। और लॉ भी ये कहता है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसे अपने पास एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना उसके लिए आवश्यक है, जो उसके टोटल डायरेक्टर की संख्या का 1/3 होना चाहिए। अदरवाइज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना आवश्यक नहीं है। तो अगर या तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, या आपकी जो टर्नओवर है वो CSR के अंदर नहीं आ रही, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने को बाध्य नहीं। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अर्थ ये होता है जिसका कि कंपनी से कोई रिलेशन ना हो, किसी तरह का कोई रिलेशन ना हो, इन द सेंस कि ना ही वो शेयर होल्डर हो, ना ही वो उस कंपनी में काम कर रहा हो, ना ही वो उस कंपनी से कोई इनकम जनरेट कर रहा हो, न ही उसके किसी परिवार वाले का इस कंपनी से कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट आ रहा हो। वो व्यक्ति ऐसा होता है जिसका उस कंपनी से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इस बात को छोड़ के
कि उसने कंपनी को ये देखना होता है कि भाई कंपनी कानून के दायरे में रह के काम कर रही है और अपनी सारी ऑब्लिगेशंस को ढंग से पूरा कर रही है। वो एक तरह से उनका मोरल पुलिस होता है। उसके अगर आप जो क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो पूरी क्वालिफिकेशन इसी बात पर निर्भर करती है कि ही हैज टू बी एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। उसका किसी भी तरीके से कंपनी के साथ कोई भी फाइनेंशियल यानी पैसे का लेन देन या कोई भी तरह की उसके इनकम उससे नहीं जनरेट होनी चाहिए। उसे एक फीस मिलती है बहुत मामूली सी, तो फीस के अलावा वो उस कंपनी से किसी भी तरह का फाइनेंशियल डीलिंग नहीं कर सकता है, ना ही उसके परिवार वाले कर सकते हैं। उससे इंडिपेंडेंट रहना होता है। बाय नेम इट इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जैसा आपने बोला कि महिला कंपनी के बारे में, तो जो 2013 एक्ट के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर केंद्र सरकार किसी क्लास ऑफ कंपनी या किसी पर्टिकुलर कंपनी में प्रोवाइड करती है तो महिला डायरेक्टर रखना मैंडेटरी हो जाता है। तो ऐसे किसी भी क्लास में जहां भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है वहां महिला डायरेक्टर का रहना अनिवार्य हो जाता है। अदरवाइज ये अनिवार्य नहीं है। तो अनिवार्यता आती है अगर उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, अदरवाइज वो अनिवार्य नहीं है। गुंजन जी, अगर हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात करें तो उसकी स्थापना का मकसद क्या था, क्यों की गई है, और इसकी जो पूरी भूमिका रहती है वो दरअसल क्या रहती है किसी भी कंपनी में? देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो कंपनी के लिए उसकी कोई भूमिका नहीं है। उसकी भूमिका कंपनी से अलग है। इस तरह तो दो काम करती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एक है कंपनी के विरुद्ध अगर किसी तरीके से कोई वाइंडिंग अप या क्या का अगर कोई प्रोविजन आता है, किसी के पैसे अगर कंपनी नहीं चुका रही है और कोई डिस्प्यूट नहीं है, अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो कंपनी के पास आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ IRP के लिए या फिर RC के लिए या वाइंडिंग अप के लिए। एक तो वो पार्ट हो जाता है। दूसरा, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स और उनके आपस के जो झगड़े होते हैं, उनके आपस के भी जो भी डिस्प्यूट होते हैं, उनका निपटारा करने के लिए भी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास आप उनको अप्रोच करते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल है जहां पे कंपनी से जुड़ी किसी भी तरह के डिस्प्यूट का निपटारा किया जाता है। यहाँ पे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके डिस्प्यूट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का इशू अगर होगा तो वो चला जाएगा, कंपनी के मर्जर एक्विजिशन के इशू चले जाएंगे, कंपनी की वाइंडिंग अप का इशू होगा, उसके रेजोल्यूशन यानी कंपनी को ठीक करने का होगा, सेल्फ वाइंडिंग अप का इशू होगा। तो इस तरह से जो कंपनी और कंपनी के चलने से जुड़े हुए जो भी सवाल होते हैं, कानूनी सवाल होते हैं या उससे जुड़ा हुआ कोई भी डिस्प्यूट होता है, उसको डिसाइड करने का एक अलग से प्रावधान किया गया, एक अलग प्रोविजन, एक अलग ट्राइब्यूनल दिया गया है जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT जिसे कहते हैं, और उनका जो एपलेट प्रोविजन है वो है NCLAT। जी बिल्कुल गुंजन जी, आपने आज बताया कंपनी एक्ट से जुड़ी जो तमाम जानकारी है, उसके डायरेक्टर और जो पूरी प्रक्रिया रहती है इस एक्ट से जुड़ी हुई, वो आपने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। तो आज की खास पेशकश में कंपनी एक्ट को लेकर हमने तमाम जानकारी दी। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।